नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कोराबली मैनपुरी। मैं आज आपके लिए क्लास 11th में अगले जो हमारा चैप्टर चल रहा था गुरुत्वाकर्षण, उसका अगला भाग लेके आया हूँ। अभी तक मैंने आपको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के बारे में बताया, गुरुत्वीय विभव के बारे में बताया। अब थोड़ा इनसे हट के मैं अब अलग बात करना चाहता हूँ, वो है उपग्रह, ग्रह और उपग्रह का कक्षीय वेग, उपग्रह की ऊर्जा, उसकी बंधन ऊर्जा। तो सबसे पहले हम अंतर समझ लेते हैं कि उपग्रह और ग्रह क्या होते हैं। देखिए, ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इनका जो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है। कुछ का, ज्यादातर का कैसा पथ होता है? दीर्घवृत्ताकार। तो जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। केवल एक ग्रह है जो वृत्ताकार चक्कर लगाता है, जबकि उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन इसका मार्ग कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और उपग्रह हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह होता है और एक प्राकृतिक उपग्रह होता है। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं, जैसे इनसैट 1A 1B आर्यभट्ट, बहुत सारे हैं। रोज अक्सर आप टीवी और समाचारों में सुनते होंगे कि आज उपग्रह छोड़ा गया, इस कार्य के लिए छोड़ा गया, इस कार्य के लिए छोड़ा गया। आज जो भी हमारे पास सुख सुविधाएं इंटरनेट की जो भी मिल रही है वो सब उपग्रह ही की देन है, जिसके बारे में हम आपको अलग से विस्तृत में पढ़ाएंगे उपग्रहों के बारे में। लेकिन यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो हमारा बृहस्पति है उसके 11 उपग्रह हैं। 11 कहिए चंदा मामा है। जैसे अपना पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक है, उसी तरह से जो बृहस्पति ग्रह है उसके 11 चंदा मामा है, अर्थात 11 उसके प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ पे हमें यह समझाना है कि कोई भी उपग्रह किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा, उसका परिक्रमण काल क्या होगा, उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी कुल ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम कक्षीय वेग के लिए बात करते हैं। ये कोई ग्रह है, ठीक, हम मान लेते हैं पृथ्वी है, इसकी ये त्रिज्या r त्रिज्या है, ठीक है। m इसका द्रव्यमान है और h ऊंचाई पर ये ग्रह है और m ये उपग्रह का द्रव्यमान है और ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार मार्ग, और ये इसकी ऊंचाई h है। वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है वो r किसके बराबर होगी? वो होगी r प्लस h के बराबर होगी। ये हमें पता है, हमने पीछे भी पढ़ रखा है। जब भी कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग में कार्य करता है तो उसके लिए आवश्यक अवकेंद्री बल की जरूरत पड़ती है। वो अवकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होगा? इन दोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम ये कह सकते हैं कि अवकेंद्री बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये हो गया ½ mv² इज इक्वल टू mv² अपॉन r इज इक्वल टू mm अपॉन r²। ये इनका गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, तो v² इज इक्वल टू क्या हो गया? gm अपॉन r, और v इज इक्वल टू √gm अपॉन r। ये हमारा पहला सूत्र निकला। पहला सूत्र निकला। अब हम इसको थोड़ा सा बदलेंगे। किस तरह से बदलेंगे? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू √gm अपॉन r प्लस h, और v इज इक्वल टू ये हो जाएगा gr²। उसी सूत्र से g इज इक्वल टू gm अपॉन r² से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा, प्लस यहाँ पे r कॉमन हम ले लेते हैं तो 1 प्लस h अपॉन r। तो ये सूत्र क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू √gr अपॉन 1 प्लस h अपॉन r।
ये सूत्र निकल के आया। ठीक है, अगर पृथ्वी के अति निकट है कोई उपग्रह तो क्या होगा, पृथ्वी के अति निकट तो क्या होगा, H/R को हम लगभग 0 मान सकते हैं। तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू √GR, और इसका मान हम रख देंगे 9.8 इंटू 6400 किलोमीटर इंटू 10⁻6 सॉरी 3। तो ये लगभग निकल के आएगा V इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना मान निकल के आएगा पृथ्वी के अति निकट। अच्छा, ये तो रहा ये सूत्र, ये हमारे सूत्र है कक्षीय वेग के लिए। अब यहीं से हम निकाल लेते हैं इसका परिक्रमण काल। परिक्रमण काल कैसे निकलेगा, V इक्वल टू हमें पता है R ओमेगा, तो R ओमेगा इक्वल टू √GM/R, और ओमेगा इक्वल टू 1/R √GM/R, और 2π/T इक्वल टू √GM/R3। जब ये R² जाएगा तो ये R³ हो जाएगा, और T इक्वल टू 2π√R³/GM। ये हमारा सूत्र निकल के आ गया परिक्रमण काल का। अब हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। किस रूप में, इस तरह से T इक्वल टू 2π√R+H का होल³ ये निकल के आया। और इसको हम लिख सकते हैं 2πR³ 1+H/R का क्यूब अपॉन ये हो गया GR², वही सूत्र से। तो GR² से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2π√R/G 1+H/R का क्यूब। ये सूत्र निकल के आया परिक्रमण काल का। ये तो है ही परिक्रमण काल का, लेकिन ये भी सूत्र निकल गया है। अब वही है, यदि पृथ्वी के अति निकट होगा, वो कितना होगा, वो होगा हमारा H/R लगभग 0, तो T इक्वल टू 2π√R/G, और जब हम इसे मान रख देंगे तो ये आएगा 2π√6400 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे अपॉन 9.8, तो ये लगभग आ जाएगा 84 मिनट, या ये कहिए बराबर, ये कहेंगे 1.4 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी के अति निकट कोई उपग्रह है तो इसके चारों तरफ पूरा चक्कर लगाने में उसको 1.4 घंटे या 84 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से हमने परिक्रमण काल का व्यंजक निकाल लिया, इसके कक्षीय वेग का व्यंजक निकाल लिया। अब हम इसकी ऊर्जा के बारे में करते हैं। उपग्रह की ऊर्जा क्या होगी, कोई भी उपग्रह चक्कर लगा रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा के लिए हम दोनों प्रकार की ऊर्जाओं की चर्चा करनी पड़ेगी। एक होगी हमारी गतिज ऊर्जा और एक होगी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। तो देखिए वहीं से हम आ जाएंगे इसकी बंधन ऊर्जा पर। तो देखिए फिर वही हम चित्र बनाते हैं और चित्र बनाने के बाद व्यंजक ज्ञात करते हैं। देखिए ये स्थिति होगी, ये पृथ्वी है, इसका द्रव्यमान m, त्रिज्या r, h ऊंचाई पर कोई उपग्रह v वेग से चक्कर लगा रहा है। और m इसका द्रव्यमान है उपग्रह का। तो देखिए इसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा K बराबर ½ mv², और b अभी हमने निकाला है क्या, 1/2 mgm/r का होल स्क्वायर। तो ये K बराबर आएगा 1/2
GMM अपॉन R जूल। इस तरह से इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा U बराबर ये होगी -GMM बटे स्मॉल r जूल। कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इनका योग कर देंगे। कुल ऊर्जा E बराबर K प्लस U, तो E बराबर K हाफ GMM माइनस GMM बटे R बराबर, तो E बराबर GMM बटे R 1/2 माइनस 1, तो E बराबर माइनस 1/2 GMM बटे R। देखिए इसकी ऊर्जा ऋणात्मक है, इसी वजह से ये चक्कर लगा रहा है। अगर इसको हमें कक्षा को छुड़वाना है, इस कक्षा से छोड़ कर चला जाए, तो वो उसकी जो ऊर्जा होगी वो बंधन ऊर्जा होगी। तो बंधन ऊर्जा में क्या होगा, बंधन ऊर्जा का मतलब है वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे ये अपनी कक्षा को छोड़ के चला जाए, अर्थात जो ऋणात्मक ऊर्जा है उसमें चिन्ह बदल देंगे तो वही हो जाएगी हमारी बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा कितनी होगी, बंधन ऊर्जा होगी ऊर्जा E बराबर डैश ले लीजिए 1/2 GMM बटे R, इस तरह से बंधन ऊर्जा। तो इस तरह से कोई भी पिंड चक्कर लगाता है उसकी, इसका मतलब है उसकी कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। जब वो ऊर्जा इतनी अगर हम ऊर्जा इसको दे दें तो इसकी कुल ऊर्जा 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तो ये छोड़ के अनंत पर चला जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी कुल ऊर्जा के बारे में व्यंजक निकाल लिया। अब एक छोटी सी चीज़ और समझ लेते हैं, वो है हमारा पलायन वेग। पलायन वेग का मतलब क्या होता है, देखिए पलायन वेग का मतलब होता है किसी पिंड को दिया गया वह न्यूनतम वेग ताकि वह उसके पृष्ठ को, ग्रह के पृष्ठ को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, अर्थात वो अनंत दूरी पर चला जाए। वह न्यूनतम वेग जिसको प्राप्त करने के पश्चात पिंड बहुत दूर अनंत पर, अर्थात अनंत पर चला जाए, उसको हम कहते हैं पलायन वेग। तो यहाँ पे हम पृथ्वी के लिए पलायन वेग निकालेंगे और उसके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ये पृथ्वी है, इसकी ये त्रिज्या r, m द्रव्यमान, और कोई पिंड यहाँ पर रखा हुआ है m, और इसको b वेग दिया जाता है। ये पलायन वेग है जिससे कि ये इसके पृष्ठ को छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस बिंदु पर कुल ऊर्जा 0 कर दो। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होगी -GMM अपॉन R बराबर 0 कर दो। इसकी जब कुल ऊर्जा 0 हो जाएगी तो ये पृष्ठ को छोड़ के चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र आएगा 1/2 mv² और GMM बटे R, m से m कैंसिल, v² बराबर 2GM अपॉन R, और v इक्वल टू √2GM अपॉन R, ठीक है। अब बात तो पृथ्वी के पृष्ठ पर ही हो रही है, तो इसको हम निकाल लेते हैं √2GR² अपॉन R। तो पलायन वेग के लिए सूत्र आ गया √2GR। इसको मान रख दो पृथ्वी के लिए, तो पृथ्वी के लिए आएगा 2 × 9.8 × 6400 × 10⁻3। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो ये मान आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना वेग अगर हम किसी पिंड को दे दें तो पिंड हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर जाएगा। एक चीज स्पष्ट है, पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब यह है एक छोटा सा कण है उसको भी इतना वेग दे दिया जाए तब भी वो पृष्ठ को छोड़ के चला जाएगा, और एक हाथी को इतना वेग दे दिया जाए तब भी वो पृष्ठ को छोड़ के चला जाएगा। तो पलायन वेग का मान है, पलायन वेग m पे निर्भर नहीं करता, m पे निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है, ग्रह जो है उसके द्रव्यमान पर। जैसे हम बात करें चंद्रमा पर, चंद्रमा का आकार छोटा है
और इस वजह से वहाँ पर पलायन वेग का मान बहुत कम है। पलायन वेग का मान बहुत कम होने के कारण वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि कोई भी हम गैस छोड़ते हैं, जो हमारे गैस के अणु होते हैं उनका जो वेग होता है और वो वहाँ पे जो पलायन वेग होता है वो पलायन वेग बहुत कम होता है और गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होता है। तो कोई भी अगर हम गैस वहाँ पर छोड़ते हैं तो वो आसानी से पृष्ठ को छोड़ के चले जाते हैं, जबकि पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता। पृथ्वी पर हमारा जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि गैस के जो अणु होते हैं उनका पलायन वेग होता है 2.45 किलोमीटर पर सेकंड के कारण वो हमारे पृथ्वी के सतह से बने रहते हैं, और जबकि चंद्रमा पर ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि क्या कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। उसका मुख्य कारण है वहाँ पर उसके आकार का कम होना, छोटा होना, और जिससे द्रव्यमान कम होना, जिससे वहाँ पर पलायन वेग का मान कम है। तो पलायन वेग है वो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, न कि पिंड के द्रव्यमान पर। ये चीज़ हमारी यहाँ से स्पष्ट हो गई। और अब हम अगले वीडियो में खासतौर से न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे, केपलर्स के नियम की चर्चा करेंगे, और कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें रह गई उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप बच्चों को बताएं, शेयर कराएं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उस प्रश्न का आपको उत्तर दे सकूं। धन्यवाद।